टीआरपी मामले को लेकर महाराष्ट्र के उद्धव सरकार, मुंबई पुलिस और वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी आमने सामने हैं। मुंबई पुलिस की असलियत सामने आने के बाद अर्नब बौखलाए हुए हैं। एक स्टिंग में महाराष्ट्र के नेताओं ने स्वीकार किया है कि अर्नब को राज्य सरकार फंसाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद अर्नब ने राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बीते दिनों एक शो के दौरान अर्नब ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत और पालघर के संतों के लिए इंसाफ मांगने पर उन्हें मारने की साजिश भी रची जाने लगी है। उन्होंने अपने शो में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक पर एक बार फिर निशाना साधा। अर्नब ने कहा कि उन्हें शक है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। अर्नब ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार और मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। उनका कहना है कि मैं बहुत सारी परेशानियां झेलने वाला हूं। अर्नब ने उद्धव ठाकरे सरकार में सहयोगी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर को सोनिया गांधी की जी हुजूरी करने वाला बताया। डिबेट शो में अर्नब ने परमबीर सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर आपको सुशांत सिंह राजपूत और पालघर मामले में गुस्सा आ रहा है तो हमसे लड़िए। डिबेट शो में अर्नब ने चिल्लाते हुए कहा, ए परमबीर जी लड़ो, आओ लड़ो, लड़िए, हम तैयार हैं, हराएंगे तुम्हें परमबीर, मगर आमने सामने लड़ो परमबीर। जो पीठ पीछे हमला करता है मैं उसे कायर मानता हूं। दरअसल मुंबई पुलिस और अर्नब के बीच ये विवाद सुशांत मामले के बाद से शुरू हुआ, जब सुशांत की हत्या को लेकर अर्नब ने अपने शो पूछता है भारत में उद्धव सरकार और मुंबई पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए। हालांकि इसके कुछ ही दिन बाद राज्य में फर्जी टीआरपी रैकेट का मामला सामने आया, जिससे मुंबई पुलिस ने सीधे सीधे अर्नब और उनके चैनल रिपब्लिक भारत पर ही टीआरपी से छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया। मामले को लेकर अभी तक मुंबई पुलिस के पास अर्नब के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं, जिसके बाद ठाकरे सरकार पर आरोप लग रहा है कि फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के ऑफिस मामले की तरह ये भी उद्धव ठाकरे की बदले की कार्रवाई है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और उद्धव सरकार के बीच जारी विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कंगना मुंबई में अपना ऑफिस गिराए जाने से अभी भी नाराज हैं और उद्धव सरकार पर आए दिन निशाना साधती रहती हैं। इस बार कंगना के निशाने पर उद्धव के अलावा फिल्म अभिनेता आमिर खान हैं। कंगना रनौत के खिलाफ मुंबई में एक और एफआईआर दर्ज होने के बाद एक्ट्रेस ने आमिर खान पर निशाना साधा है। कंगना ने एक ट्वीट में आमिर खान को टैग करते हुए लिखा है कि इंटॉलरेंस गैंग से जाके कोई पूछे कितने कष्ट सहे उन्होंने इस इंटॉलरेंस देश में। दरअसल एक वक्त में आमिर खान ने विवादित बयान दिया था कि उनकी पत्नी को कभी कभी देश में डर लगता है। वहीं आमिर के अलावा कंगना ने एक और ट्वीट करके उद्धव सरकार पर हमला बोला है। कंगना ने दूसरे ट्वीट में महाराष्ट्र सरकार को फांसीवादी बताया है। उन्होंने लिखा है कि कैंडल मार्च गैंग, अवार्ड वापसी गैंग, देखो फांसीवाद का विरोध करने वाले क्रांतिकारियों के साथ क्या होता है। तुम सबकी तरह नहीं, तुमसे कोई पूछता भी नहीं है। मुझे देखो, मेरे जीवन का मतलब महाराष्ट्र की फांसीवादी सरकार से लड़ना है, तुम सबकी तरह धोखाधड़ी करना नहीं। वहीं कंगना ने तीसरे ट्वीट में लिखा है कि मैं सावरकर, सुभाष चंद्र बोस और झांसी की रानी की पूजा करती हूँ। आज ये सरकार मुझे जेल में डालने की कोशिश कर रही है। जल्दी जेल होने और उन्हीं दुखों से गुजरने का इंतजार कर रही हूँ जिनसे मेरे आदर्श गुजरे। ये मेरे जीवन को सार्थक बनाएगा। हालांकि कंगना और उद्धव ठाकरे की लड़ाई पिछले कई महीनों से जारी है, लेकिन इस लड़ाई में उन्होंने आमिर खान को लपेटकर एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। यूपी में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आजम पिछले कई महीनों से अपने पूरे परिवार के साथ जेल में बंद है। आजम खान पर भ्रष्टाचार के कई मामले दर्ज हैं। हालांकि इस दौरान पूर्व सीएम अखिलेश यादव आजम को जेल से बाहर निकलवाने में जुटे रहे, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खां को एक और बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष मोहम्मद आजम खां के जरिए दाखिल याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि राजस्व परिषद के आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है, इसलिए हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। यह आदेश जस्टिस अंजनी कुमार मिश्र ने ट्रस्ट की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया है। मामले को लेकर राज्य सरकार के अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता सुधांशु श्रीवास्तव का कहना है कि कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना अनुसूचित जाति के किसानों की जमीन बैनामा कराना विधि विरुद्ध है। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन कानून की धारा 157A के विपरीत है। ऐसी भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार में निहित हो जाता है। ऐसे में कोर्ट के इस फैसले से आजम खां को बड़ा झटका लगा है। इससे पहले आजम खां उनकी पत्नी बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र बनाने से जुड़े मामले में भी आरोपी हैं। इस मामले में कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। बेटे अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता पहले ही रद्द हो चुकी है। हालांकि आजम जेल से निकलने के लिए सियासी दांवपेच में भी जुटे हैं, लेकिन उनके काले कारनामों की लिस्ट इतनी लंबी है कि योगी राज में उनको जेल में ही रहना होगा।
महाराष्ट्र में शिवसेना चौतरफा घिरी हुई है। कोरोना महामारी, सुशांत की हत्या, कंगना रनौत का ऑफिस गिराने का मामला और उसके बाद मंदिर खोलने को लेकर जारी विवाद उद्धव का पीछा नहीं छोड़ रही है। ऐसे में शिवसेना को एक बार फिर बीजेपी की याद आ रही है। उद्धव ठाकरे मुसीबत में फंसने के बाद उन्हें पीएम दिखाई दे रहे हैं। पिछले दिनों मोदी ने देश को संबोधित किया। इसके बाद शिवसेना के मुखपत्र सामना में पीएम की जमकर तारीफ की गई है। पीएम ने अपने संबोधन में कोरोना से बचाव के लिए लोगों को सावधान रहने की अपील की, तो शिवसेना ने इसे पितृवत चेतावनी करार दिया है। पार्टी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में नरेंद्र मोदी के संबोधन को लेकर शिवसेना ने उनकी जमकर सराहना की है। शिवसेना ने लिखा कि जब सूचना मिली कि पीएम राष्ट्र को संबोधित करेंगे, तभी से कई लोगों की नींद उड़ गई थी, लेकिन पीएम मोदी ने न तो किसी को धक्का दिया और न ही किसी को मक्खन लगाया। उन्होंने नपतुला संयमित संबोधन दिया। उन्होंने लोगों से कोरोना को लेकर बिल्कुल ढिलाई नहीं बरतने की पितृवत चेतावनी दी। इसके अलावा सामना में उन लोगों पर भी टिप्पणी की गई है जो सोशल मीडिया पर पीएम के भाषण को डिसलाइक करते फिर रहे हैं। शिवसेना ने कहा कि मोदी का भाषण प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि एक चिंताग्रस्त अभिभावक का था। उनका भाषण छोटा लेकिन प्रभावशाली था, उसमें डिसलाइक करने जैसी कोई बात नहीं थी। ऐसे में एक बार फिर शिवसेना का झुकाव बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है। इससे पहले राज्य के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना सांसद संजय राउत की गुपचुप मुलाकात भी हुई थी। वहीं पिछले दिनों मंदिर विवाद पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर भी शिवसेना ने खुशी जताई थी। ऐसे में एक बार फिर कयासों का बाजार गर्म हो गया है कि क्या शिवसेना का कांग्रेस और एनसीपी से मोह भंग हो रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा गर्म है, लेकिन इसी बीच चुनाव में पैसों के हेराफेरी का खेल भी शुरू हो गया है। ऐसे में कांग्रेस की एक कालाबाजारी पकड़ी गई है। पटना स्थित कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयकर विभाग ने छापेमारी की है। इस छापेमारी के दौरान सदाकत आश्रम के कैंपस में एक गाड़ी में रखे करीब 9 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। इस छापेमारी के बाद बिहार कांग्रेस नेताओं की नींद उड़ गई है। हालांकि इस बारे में कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं है। जानकारी के मुताबिक ये गाड़ी गया के कांग्रेस नेता अखिलेश कुमार सिंह की है। फिलहाल इस मामले को लेकर आयकर विभाग की टीम बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल समेत सभी कांग्रेसी नेताओं से गहन पूछताछ कर रही है, ताकि इस रुपए का स्रोत मालूम हो सके। वहीं जांच में ये बात सामने आई है कि जितने रुपए अखिलेश कुमार सिंह की गाड़ी से बरामद हुए थे, उससे कहीं ज्यादा रुपए उनके पास थे, लेकिन इसमें बड़ी राशि उन्होंने किसी को दे दी थी और शेष रुपए उनकी गाड़ी में पड़े थे। आयकर विभाग की टीम फिलहाल ये भी जांच कर रही है कि ये रुपए किन्हें दिए गए और कितने रुपए उनके पास थे। वहीं जरूरत पड़ने पर अखिलेश सिंह का आयकर रिटर्न और व्यवसाय से संबंधित तमाम मामलों की भी पड़ताल की जा सकती है। हालांकि कांग्रेस भले ही इसे साजिश करार दे रही है, लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेस कार्यालय से इतने रुपए की बरामदगी पर सवाल उठने लगे हैं और कांग्रेस को इससे चुनाव में नुकसान भी हो सकता है। फिलहाल आयकर की पूछताछ पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगा कि ये रुपए किसके हैं या किसे देने के लिए लाए गए हैं। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार अब सीबीआई से डरने लगी है। टीआरपी मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में सीबीआई को रोकने का प्लान बना लिया है। राज्य में सीबीआई की नो एंट्री वाले फैसले पर विपक्ष ने उद्धव सरकार को घेरा है। बीजेपी ने सरकार के इस फैसले को तुगलकी फरमान करार दिया है। बीजेपी के प्रवक्ता और विधायक राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार के सीबीआई को जांच से रोकने के फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकार का ये तुगलकी फरमान है। उन्होंने कहा है कि आखिर महाराष्ट्र सरकार किन बातों से इतना डरी हुई है और क्या छिपाना चाहती है, जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि पालघर में साधु की हत्या का मामला और उसमें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की गई लीपापोती को पूरे देश ने देखा। क्या इसी तरह की लीपापोती उद्धव सरकार आगे भी करना चाहती है और इसी वजह से ये फैसला लिया गया है। वहीं बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी को इतना डर लगता है कि अगर सीबीआई आ गई तो घोटाले बाहर आ जाएंगे और उनकी गुंडागर्दी रुक जाएगी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कोई भी पत्रकार उनके खिलाफ बोलता है तो उसे जेल में भेज देते हैं। हालांकि प्रदेश की महाविकास अघाड़ी सरकार ने मुख्यमंत्री के इस फैसले का बचाव किया है। अघाड़ी के नेता ने फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि ये फैसला सिर्फ सीबीआई का दुरुपयोग होने की संभावना से बचने का सेफगार्ड है। हालांकि राज्य सरकार के इस फैसले को टीआरपी मामले से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि टीआरपी घोटाले को मुंबई पुलिस सामने लेकर आई है। मुंबई पुलिस इस मामले में सीधे सीधे वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी को टारगेट की हुई है। लेकिन ऐसा ही एक मामला एक विज्ञापन कंपनी के प्रमोटर की शिकायत पर लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। उसकी जांच उत्तर प्रदेश सरकार ने सीबीआई को सौंप दी थी। महाराष्ट्र सरकार को डर है कि सीबीआई इसी आधार पर महाराष्ट्र में दर्ज मामले को भी मुंबई पुलिस से ले सकती है। इसीलिए उद्धव सरकार राज्य में सीबीआई को बिना राज्य सरकार की इजाजत जांच नहीं करने देगी। वहीं सरकार के इस फैसले के बाद एक बार फिर मुंबई पुलिस और सीबीआई आमने सामने आ सकती है।
ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।